a random experiment set of all possible outcomes of a random experiment called sample space. जैसे क्वाइन को, और वो तो पता ही होगा, इट इज डिनोटेड बाई एस, वो लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा, जैसे हमसे कोई पूछ ले फॉर्म या सैंपल स्पेस फॉर टॉसिंग अ क्वाइन, क्वाइन को टॉस करेंगे सैंपल स्पेस, जब क्वाइन को टॉस करेंगे तो क्या आएगा, क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, उन्हीं आउटकम्स का कलेक्शन, या तो हेड अपीयर होगा या तो टेल अपीयर होगा टी। या बोले रोलिंग अ डाइस, डाइस को रोल करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, या तो 1 अपीयर होगा या 2 अपीयर होगा या 3 या 4 या 5 या 6। जैसे हमसे कोई बोल दे कि रोलिंग अ डाइस एंड टॉसिंग अ क्वाइन साइमल्टेनियसली, रोलिंग अ डाइस एंड टॉसिंग अ क्वाइन साइमल्टेनियसली, तो क्या क्या होगा। अब हमें दो चीजें एक साथ मिलेंगी, डाइस को रोल करना है, क्वाइन को टॉस करना है, तो क्या क्या आउटकम्स होंगे देखिए प्लीज। क्वाइन पे हेड अपीयर हो सकता है, डाइस पे 1 आ सकता है, तो एक इवेंट ये होगी, सॉरी एक आउटकम ये हो सकता है। सिमिलरली H,2 भी हो सकता है, इसी तरीके से H,6 तक, या ये भी हो सकता है कि T,1 T,2 अप टू T,6। 2 क्वाइन को टॉस करेंगे सैंपल स्पेस बना लोगे, 3 क्वाइन को टॉस करेंगे तो वो भी सैंपल स्पेस बना लोगे, इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक। और इसी में हम लोग एक पॉइंट और मेंशन कर सकते हैं कि एक होता है सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट क्या होता है, जो ईच एलिमेंट ऑफ किसका, सैंपल स्पेस का, ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसको हम लोग सैंपल पॉइंट बोलते हैं। तो लिख लो चाहो तो सैंपल पॉइंट के बारे में कि एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट of a random experiment called sample point। अच्छा, ये तो बहुत छोटी डिफिनेशन है, आपको सब पता होंगी। रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट, ये टर्म्स हैं जिसके आउटकम्स हमको पता होंगे, लेकिन ठीक है क्या है, क्या अपीयर होगा हम नहीं बता सकते, ये लिखा चुका हूं। सैंपल स्पेस किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऑल पॉसिबल आउटकम्स का जो कलेक्शन होगा वो सैंपल स्पेस। सैंपल पॉइंट उसका हर एक एलिमेंट सैंपल स्पेस का एक न एक सैंपल पॉइंट ही होता है। H इज अ सैंपल पॉइंट ऑफ एक्सपेरिमेंट, कौन सी, टॉसिंग अ क्वाइन। चलिए आगे देखते हैं दूसरी बात। अब बात करते हैं इवेंट की। इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो जैसे बेटा हमने एक इवेंट, अगर मैं देखो एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी को अगर मैं सेट्स से कनेक्ट करा दूं, किससे, सेट्स से, क्लास 11th का टॉपिक था, तो बहुत आसान है। इसमें सिर्फ दो चीजें लगती हैं, एक तो सेट लगता है और दूसरा लगता है पी एंड सी, बस प्रोबेबिलिटी खत्म। और आपकी थोड़ी इंटेलिजेंसी, आप कितने योग्य हो, चीजों को कैसे समझते हो। सेट्स और पी एंड सी दोनों का मिक्सचर है प्रोबेबिलिटी। तो इवेंट
जैसे हमने वहां पर क्लास 11th में सबसेट्स नाम का टॉपिक पढ़ा होगा। सबसेट्स, ये सबसेट्स ही इवेंट कैसे, जरा देख लो, लिखाऊंगा, पहले समझ तो लें आप। जैसे हमारे पास क्वाइन को टॉस किया, तो टॉस करने पर सैंपल स्पेस क्या आएगा, एच कॉमा टी। तो हमें पता है इसका एक सबसेट क्या होगा, फाई। फाई हर एक सेट का सबसेट होता है। दूसरा, इसका एक एलिमेंट ले लें, हेड अपीयर हो जाए, थर्ड सबसेट टी। जितने भी सबसेट होंगे एच कॉमा टी। एक क्वाइन को टॉस करने पर सैंपल स्पेस ये बनेगा। अगर उसके सबसेट्स की बात करूं तो S1 भी सबसेट है, S2 भी सबसेट है, S3 भी सबसेट है और S4 भी सबसेट है। इतना आप समझ रहे होंगे। तो देखते रहे आप। अगर हमसे कोई इवेंट के बारे में जानना चाहे तो इवेंट कुछ भी नहीं है, सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट है। इस बात को पहले समझ लें, उसके बाद हम लोग लिखेंगे। यानी कि समझना प्लीज, जो पहला S1 है हमारा, अब इसको हम इवेंट बोलेंगे तो हम लोग इसको E1 बोले देते हैं। E1 एक इवेंट हुई। S2 ये भी एक सैंपल, ये भी हमारा सबसेट है, इसको भी एक इवेंट बोल दिया, इसको भी एक इवेंट बोल दिया और इसको भी एक इवेंट बोल दिया। अभी पहले इवेंट के बारे में लिखेंगे तब समझेंगे। फिर से देखिए, अगर मैं क्वाइन को टॉस करूं तो हेड अपीयर हो गया तो टेल अपीयर होगा। तो ये सैंपल स्पेस आया, इसके सबसेट्स क्या हो गए, S1 S2 S3 S4। इसको ये लोग E1 E2 E3 E4 यानी कि इवेंट्स बोलते हैं। इवेंट्स बोलते हैं। तो इवेंट हमको क्या दिख रहा है, सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। E1 भी सबसेट है, E2 भी, E3 भी, E4 भी। तो अगर हमें इवेंट की डिफिनेशन लिखनी है तो हम लोग लिखेंगे इवेंट। लिखो बच्चे, ये हम लोग बाद में नोट करेंगे। इवेंट क्या है, लिख लो आप, ईच सबसेट, ईच सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। बेटा अपना माइक बंद करो बच्चे। ईच सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस रिप्रेजेंट एन इवेंट। It is denoted by capital E। क्या बोला, each subset of a sample space of a random experiment, random experiment ना लिखोगे तब भी चलेगा, each subset of a sample space represent an event, it is denoted by E। जैसे हमने, अब चाहो तो एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो, क्वाइन को टॉस करने पर, क्वाइन को टॉस करना एक रैंडमली एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके कौन कौन से आउटकम्स आए, हेड एच एंड टी। तो ये इसका सैंपल स्पेस हो गया। सैंपल पॉइंट दो ही हैं, एच एंड टी। इसके जितने भी सबसेट्स होंगे, S1 फाई हर एक सेट का सबसेट होता है, S2 एक एलिमेंट उठाया, वो भी मत कर भाई, हटा इसको, नहीं तो मैं सब बंद कर दूंगा भाई। नालायक हो यार तुम भी, मार बहुत मारता हूं फिर मैं। चलो, तो क्या बात चल रही थी कि S1 S2 S3 S4 ये सबसेट्स बनाए। सबसेट्स ही इवेंट हैं, वो मैं लिखा चुका हूं। अच्छा, कुछ चीजें और, कुछ पॉइंट और कुछ टर्म्स यूज किए जाएंगे। अगला पॉइंट डालें, सिंपल इवेंट।
यहां पर जो E1 एंड E2 है, ये दोनों सिंपल इवेंट हैं। सॉरी, E1 नहीं बच्चे हैं, E2 एंड E3। तो सिंपल इवेंट क्या हो जाएगी, क्या दिख रहा है, इनमें एक ही सैंपल पॉइंट है, तो यही इसकी डिफिनीशन हो जाएगी। लिखो बेटा, एन इवेंट हैविंग ओनली वन सैंपल पॉइंट, an event having only one sample point called simple event। ओके, ये टर्म्स बहुत फ्रीक्वेंटली यूज किए जाएंगे। कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड इवेंट हमारी यहां पर ओनली E4 है, मतलब वो इवेंट जिसमें एट लीस्ट 2 एलिमेंट हो, एट लीस्ट 2 सैंपल पॉइंट हो, लाइक यहां पर HNT। तो इस बात को भी लिखो बच्चे, कंपाउंड इवेंट, इवेंट हैविंग एट लीस्ट 2 सैंपल पॉइंट्स, कंपाउंड इवेंट्स। एंड इवेंट्स, बेटा बोलो, माइक बंद कर, तुमसे बात करनी पड़ेगी भाई। एंड इवेंट्स हैविंग एट लीस्ट 2 सैंपल पॉइंट कॉल्ड को जरूरत नहीं, सिर्फ इतना लिख लो, कम से कम 2 एलिमेंट 2 सैंपल पॉइंट हो उस इवेंट में, तो कंपाउंड इवेंट। एक इवेंट होगा तो सिंपल इवेंट, एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो इसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। चाहो तो वहीं पे मेंशन कर लो, इम्पॉसिबल इवेंट। एक भी एलिमेंट नहीं होगा। और यहां पर जो S4 है, जो E4 है, इसको ये लोग श्योर इवेंट भी बोलते हैं, श्योर इवेंट। भाई जब मैं क्वाइन को टॉस करूं, हेड या टेल में से कोई एक ही अपीयर होगा। अब बोलता है दोनों अपीयर हो जाए तो चलेगा, तो ये तो श्योर इवेंट हो गई, ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गई। सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट, इतनी चीजें समझ में आ गए। सैंपल पॉइंट, सैंपल स्पेस, रैंडम एक्सपेरिमेंट, कुछ और चीजें। सब मेरे साथ साथ लिखते रहना बेटा, है। पूरा गायब ही कर देता हूं एक साथ, ये लो। अब बारी आई कुछ और चीजों की, लिखो बेटा, डिसजॉइंट इवेंट्स। डिसजॉइंट इवेंट्स, इसी को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स भी बोलते हैं। बेटा अपना माइक बंद करो, सब लोग अपना माइक बंद रखें। डिसजॉइंट इवेंट्स या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स तो लिखें। अब 2 इवेंट्स की बात होगी, लिखें इवेंट्स E1 एंड E2 कॉल्ड, जैसे आपने बोला था मैंने प्रोबेबिलिटी सीखनी है तो सेट्स और P एंड C दोनों को कंबाइंड कर दो, खत्म हो जाएगी। डिसजॉइंट सेट्स हमने पढ़े होंगे क्लास 11th में, तो वो सेट्स जिनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता था उनको हम लोग डिसजॉइंट सेट्स बोलते थे। तो वही कहानी यहां पर है। इवेंट्स क्या है, वो भी तो सेट हैं जो एक्चुअली में सबसेट है।
किसके? सैंपल स्पेस के। चलिए, तो E1 और E2 अगर दो इवेंट हैं, क्या बोला मैंने? इवेंट्स E1 एंड E2 कॉल्ड डिसजॉइंट इवेंट्स इफ E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू 5। ऐसी दो इवेंट्स या तीन इवेंट्स जिनमें एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, वो डिसजॉइंट इवेंट्स। ये भी पॉइंट कंफर्म हो गया। या म्यूचुअली यही टर्म्स यूज होंगे, याद रखना भाई। अगली बात, नेक्स्ट हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट्स, लिख रहा हूं HAUSTIV। लिखें इवेंट्स E1 and E2 called exhaustive events if E1 यूनियन E2 निकालूं और वो सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए। दो टर्म्स और सीखने पड़े हमको। डिसजॉइंट इवेंट्स डिसजॉइंट सेट्स की तरह, एग्जॉस्टिव इवेंट्स उन दोनों का यूनियन ले लूं तो सैंपल स्पेस में कन्वर्ट हो जाए। चलो छोटा एग्जांपल और देखें बेटा। और एक बात, कॉम्प्लीमेंट इवेंट। जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट सेट्स पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट सेट बिल्कुल वैसे ही है। जैसे देखिए क्या होता है, कोई रैंडमली एक्सपेरिमेंट किया गया। छोटा एग्जांपल देता हूं, कॉइन को टॉस किया गया, या तो हेड अपीयर होगा या तो टेल अपीयर होगा। तो बोला इसकी जितने भी सबसेट्स होंगे वो सब के सब एक इवेंट्स डिनोट करते हैं। चार सबसेट्स होंगे इसके। अच्छा, अब ये जो फैमिली ऑफ सेट्स हो गया, याद करिए कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ अ सेट। क्या सर लोगों ने पढ़ाया होगा क्लास 11th में कि अगर हमारे पास कुछ सेट्स की फैमिली है, ये 5 सेट की फैमिली है, जो S है वो यहां पर यूनिवर्सल सेट की तरह काम करता है। किसकी तरह? यूनिवर्सल सेट की तरह। इस 5 सेट की फैमिली का जो S है वो यूनिवर्सल सेट है। अब याद होगा कि किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट को कैसे डिनोट करते थे? A डैश और AC। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे है कि अगर E हमारी कोई इवेंट है, S कोई सैंपल स्पेस है, तो इवेंट E की कॉम्प्लीमेंट इवेंट को डिनोट करेंगे EC से या फिर A डैश के थ्रू। अब A डैश वहां पे क्या होता था? यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस करने पर A डैश मिलता था। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पे है कि अगर हमारे पास, अभी लिखाऊंगा बच्चे, लिखना नहीं, बस इसके बाद हमारी थ्योरी खत्म हो जाएगी। 5-6 पॉइंट और होंगे, फिर हमें क्वेश्चन कैसे करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं। E डैश कैसे निकालेंगे? यहां पर सैंपल स्पेस की तरह कौन काम कर रहा है? E डैश, S यूनिवर्सल सेट की तरह काम कर रहा है। तो EC कितना आएगा?
सैंपल स्पेस में से उस सेट को माइनस कर देंगे। तो प्लीज फोकस करना। अब ये भी हमको पता है कि ई इंटरसेक्शन ई डैश में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता 5, यानी कि कोई भी इवेंट और उसकी कॉम्प्लीमेंट इवेंट ये एक्चुअली में डिसजॉइंट इवेंट्स होते हैं। अच्छा, ये भी पता होगा कि अगर मैं इनका यूनियन निकालूं तो वो यूनिवर्सल सेट हमारा सैंपल स्पेस होता है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी हमको पता है। ये भी हमको बताया गया था कि n ऑफ a यानी कि n ऑफ e प्लस n ऑफ a डैश, यहां पर e डैश, ये n ऑफ u के इक्वल आता था। यहां पर यूनिवर्सल सेट की तरह कौन रोल प्ले कर रहा है? सैंपल स्पेस। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। n ऑफ a का मीनिंग सेट में क्या बताया गया था? जो बताया गया था वही है। बोला प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान टॉपिक है, बस हमें कनेक्ट करना आना चाहिए। एक तो टॉपिक सेट्स और एक टॉपिक पी एंड सी, बस हो गया। इन दोनों का कंबाइंड रूप है, कंबाइंड फॉर्म है प्रोबेबिलिटी। देखिए धीरे धीरे सब पता चलेगा। हमें सेट्स में ये सारी इंफॉर्मेशन थी कि नहीं थी? एन ऑफ ए का मीनिंग सर लोग क्या बोलते थे 11th में? कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। यहां पर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई। एन ऑफ ई डैश का मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई डैश। ई डैश क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ई। अच्छा, ओके, तो लिखे बेटा कॉम्प्लीमेंट इवेंट लिखो। इफ एस is a sample space, if S is a sample space of a random experiment, if capital S is a sample space of a random experiment and E is an event and capital E is an event, then next line से its complement denoted by EC, then its complement event या complement denoted by EC or E dash and equal to S minus E। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया कि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसके जितने भी आउटकम्स होते हैं उनका कलेक्शन सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस के जितने, बेटा बंद कर भाई, सैंपल स्पेस के जितने भी सबसेट्स होते हैं हर एक सबसेट एक न एक इवेंट डिनोट करता है। और अगर मैं इन पांचों सेट की एक फैमिली बनाऊं तो एस एक यूनिवर्सल सेट की तरह काम करता है। कॉम्प्लीमेंट इवेंट क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट सेट से कनेक्ट कराया। एस यहां पर यूनिवर्सल सेट की तरह काम करता है। तो अगर एस सैंपल स्पेस है, ई एक इवेंट है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट को ई सी या फिर ई डैश से डिनोट करेंगे। फाइंड आउट कैसे करते हैं? एस माइनस ई से। डिलीट कर रहा बेटा बहुत मारूंगा भाई तुमको मैं। माइक बंद करो अपना, माइक बंद करिए। चलो ये दो इंफॉर्मेशन लिखें। ई इंटरसेक्शन ई डैश इक्वल टू 5।
कोई भी इवेंट और उसकी कॉम्प्लीमेंट इवेंट में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, ये ऑलरेडी पता है सेट से। यानी कि ई एंड ई डैश डिसजॉइंट इवेंट्स के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, ई यूनियन ई डैश इक्वल टू एस होता है। तीसरा पॉइंट, एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ ई डैश वो इक्वल टू एन ऑफ एस होता है। सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है। चलिए इतना सीख गए भाई, ओके। इतने हमारे पास टर्म्स यूज होंगे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट, फिर इवेंट्स, फिर इवेंट, सिंपल इवेंट क्या होती है, कंपाउंड इवेंट क्या होती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट या डिसजॉइंट इवेंट्स क्या होते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट क्या होता है। ये टर्म्स हमें फ्रीक्वेंटली यूज किए जाएंगे। इन दोनों को बॉक्स में डालें आप, आपको पता है फिर भी डालें। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। एक दो टर्म और यूज होंगे, उनको भी लिख लो जरा, लिखो मेरे साथ साथ। ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर, ये भी एक टर्म है, यूज होता है। ऑड्स इन फेवर लिखो बेटा। इफ एस, इफ एस, बेटा तुम लोगों से पहले बात करूंगा मैं क्लास के बाद, आप लोग माइक अपना बीच में चालू कर देते हो, उसको ध्यान दो। तो माइक बंद करिए। इफ एस is a sample space and E is an event, if S is a sample space, E is an event and E dash is complement event, then odds in favor, then odds in favor। हाँ बेटा नहीं दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलो देखो। then odds in favor of event E, ये क्या होता है, ये सिर्फ एन ई और एन ई डैश का रेशियो है। ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट ई, वो एन ई और एन ई डैश का रेशियो। एक टर्म और आखिरी, फिर हमारी प्रोबेबिलिटी शुरू हो जाएगी। ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट ई, ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट ई, ये क्या होता है, वही सारी बातें इक्वल टू, डायरेक्ट लिखो, एन ऑफ ई डैश अपॉन एन ऑफ ई। अपना माइक बंद रखो यार, इतना तो कल्चर्ड होना चाहिए ना हमको। सर आप इनको खुद ही म्यूट करें सबको। हाँ मैं, मुझे बेटा इतना आता नहीं, कहाँ से म्यूट करते हैं, कल बताऊंगा। ओके एक ही तो है, बस एक है कोई, उसके घर की सारी बातें मुझको सुनाई पड़ रही हैं, अपनी बेइज्जती खुद कराएगा भाई ये। बंद कर बेटे। देख इतने टर्म्स हमारे यूज होंगे प्रोबेबिलिटी में।
अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, तो टॉपिक का नाम डालें प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हटा देता हूँ, यहाँ से क्विट करा देता हूँ। पता चल जाए कौन बात कर रहा है अभी, यहाँ से आ जाएगा। इसको कल ही पता चलेगा कौन है ये, जब इंडिविजुअल बात करूंगा। म्यूट कर देता हूँ, हो गया म्यूट ये। अब नहीं बोल पाएगा ये, बोलेगा तो मुझको पूछना नहीं पड़ेगा। इसके साथ ठीक हुआ। देखिए तो प्रोबेबिलिटी, इतने टर्म्स यूज होंगे पूरी प्रोबेबिलिटी, और 2 3 4 5 और नाम आएंगे, जैसे इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं, वो धीरे धीरे मैं आपको बताता रहूंगा। तो लिखो बेटा, जैसे अभी मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ाने से पहले एक एग्जांपल दिया था, और एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मान लेते हैं कि ब्राजील और नेपाल, ठीक, इनमें मान लो हमें एक फुटबॉल का मैच कराना है, फुटबॉल का मैच कराना है, और पिछला जो पास्ट रिकॉर्ड है वो 10 या 15 मैच, 10 मैचों की बात करता हूं। 10 मैचों में 10 के 10 मैच ब्राजील जीता है, और एक भी मैच नेपाल नहीं जीत पाया है। तो जो 11वां मैच होगा, या चलो मान लो एक मैच ब्राजील ने जीत लिया, इसने 9 जीते, इसने 1 जीते, कुछ तो कभी कभी तुक्का लग जाता है जो इम्पॉसिबल है, ठीक। 9 और 1, तो जो 11th मैच होगा उसकी प्रिडिक्शन क्या होगी, आउट ऑफ 10 इसने कितने मैच विन किए हैं, 9/10, यही प्रोबेबिलिटी ब्राजील के विन करने की। अब 9 क्या है, 9 उसके फेवर में है, इतने बार वो आउट ऑफ 10 मैचेज में से 9 मैचेज को उसने विन किया है। तो यानी कि एक्चुअली में ये एन ऑफ ई है। उस इवेंट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 9, 9 टाइम्स वो मैच जीता। पहला मैच ब्राजील, सेकंड मैच ब्राजील, थर्ड मैच ब्राजील, फोर्थ मैच नेपाल, बाकी सब ब्राजील। ये एनएस हो जाएगा हमारा। सैंपल स्पेस बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, करली ब्रैकेट के अंदर ब्राजील है ना, फर्स्ट मैच, यानी कि ऐसे लिख सकता हूं, फर्स्ट मैच ब्राजील, सेकंड मैच ब्राजील, थर्ड मैच, ऐसे सैंपल स्पेस बनेगा ब्राजील, फोर्थ मैच नेपाल, फिर नेक्स्ट रिमेनिंग सारे मैचेस वो हमारे ब्राजील। तो ये सैंपल स्पेस है। तो एक्चुअली में 9 यहां पर क्या है, 9 जो है कि ब्राजील, एक इवेंट ब्राजील इस मैच को जीते, 11th मैच को, तो ई में कितने एलिमेंट होंगे, 9, एक्चुअली में 9 लिखा है। और ये क्या है, ये टोटल है, तो यानी कि एन ऑफ एस। अच्छा, तो आपको पता भी होगा, बहुत क्लासिकल डिफिनेशन है पुरानी इसकी। लिखो बेटा, इफ ई इज एन इवेंट, लिखना शुरू करो, इफ ई इज एन इवेंट and S is a sample space, then probability of occurring event E is, पूरी बात लिखता हूं, डिनोटेड बाई P ऑफ E। ऐसे तो डिनोट करेंगे, P ऑफ E का मीनिंग
इस इवेंट के अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब चांस। अच्छा, ऐसे थोड़ी नोट करते हैं, पी ऑफ ई डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ई डैश। अब ई डैश का मतलब, चलो धीरे धीरे देखेंगे, यानी कि ई के ना अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी। ई डैश कब अकर होगी, जब ई ना अकर होगी, तो धीरे धीरे सीखेंगे। और ये क्या दिख रहा है हमें, पी ऑफ ई जो एक्चुअली में आया वो क्या आया, वो आ गया एन ऑफ ई प्लस। चाहे तो इसको हम लोग एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ ई डैश भी लिख सकते हैं। बात बराबर है कि नहीं? तो पी ऑफ ई किसके बराबर, एन ऑफ ई अपन एन एस के। अब एन ऑफ एस भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्या, कि एन ऑफ ई और एन ऑफ एस का क्या मतलब होता है, एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ ई डैश। ये हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो किसी भी इवेंट के अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ वो एन ई अपान एन एस है। जाने कितने एग्जाम्पल्स होंगे, चाहे कोई भी एग्जाम्पल उठा लेना, हम जब परसेंट निकालते हैं कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कितने परसेंट चांस होंगे, तो यही होता है, यानी कि फेवरेबल एलिमेंट्स, बात नहीं बेटा, फेवरेबल एलिमेंट्स इन इवेंट्स ई अपॉन टोटल एलिमेंट्स या टोटल सैंपल पॉइंट इन अ सैंपल स्पेस। चलिए, ये यहां तक आपको क्लास, बात ना कर भाई, क्लास 11 में पढ़ाया गया होगा। ये संकेत बोल नहीं भाई, संकेत बोलो नहीं। तो अब देखें, इतनी चीजें पता है पूरा, मैंने क्लास 11 में आज का आज ही खत्म करूंगा। 10 मिनट मुझे और चाहिए, क्योंकि कल से भाई पढ़ाना है पूरी प्रोबेबिलिटी दम लगा के। अच्छा, 8 सीन तभी पूरा लिखाया मैंने आज। देखें आप, सिर्फ सीखते हैं, जो भी चीजें हमने पढ़ी है वो सब देखें। आप नोट मेरे साथ ही किया करो। तो कुछ चीजें और सीखें जो हमें बहुत हेल्प करेंगी, जो हमें ऑलरेडी पता है। देखो बेटा, आप थोड़ा मैथमेटिकल देखते चलो। इवेंट ई को क्या बोला है, ये सबसेट है किसका, सैंपल स्पेस का। जो हमने पढ़ा यही पढ़ा, कोई भी इवेंट क्या है, सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। अब अपनी कॉपी चेक करना, लिखाया गया है। और हमको ये क्लास 11th में ही बताया गया था कि जो 5 होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। तो ये जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, क्या ये राइट स्टेटमेंट है, 5 इज अ सबसेट ऑफ सेट ई। ई हमारी कोई इवेंट, और ई क्या होती है, सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। तो ये स्टेटमेंट हमारा राइट। ओके, अच्छा। और फिर हमें ये भी बताया गया था क्लास 11th में कि अगर सेट ए सेट बी का सबसेट है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, यानी कि एन ऑफ ए क्या होता है, वो भी लेसर आर इक्वल टू एन ऑफ बी होता है। अब सुनो बेटा, किसी भी इवेंट के अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ एक फार्मूला, एन ऑफ ई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट्स ई। मैं जिस इवेंट को अकर्ड करने की, अकर्ड होने की चांसेस जानना चाहता हूं, प्रोबेबिलिटी जानना चाहता हूं, उस इवेंट में कितने एलिमेंट हैं, तो इसको लोग फेवरेबल फेवरेबल एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। फेवरेबल एलिमेंट्स किसके फेवर में, इवेंट्स ई के। एनएस टोटल एलिमेंट्स, यानी कि टोटल सैंपल पॉइंट्स।
टोटल सैंपल पॉइंट्स। अच्छा, तो किसी भी अगर P ऑफ A लिखना है तो N ऑफ A अपॉन NS, P ऑफ A यूनियन B लिखना है तो N ऑफ A यूनियन B अपॉन NS, P ऑफ A सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो जब तुम चले जाओगे तो कहां सुनाई देगा भाई? सर नेटवर्क भी नहीं यहाँ पे, वो उत्तर रहे। आवाज भी नहीं आ रही थी आपकी। हाँ तो तुम्हारे यहाँ नेट नहीं होगा तो मैं क्या करूं बच्चे? प्रज्ञेश, आपके यहाँ नेट नहीं है, क्या चाहते मेरे हो? को लगा आपके यहाँ से। हमारे ऐसे हम गरीब आदमी थोड़ी रे हैं, मेरे पास वाईफाई सब है, ये जानते हो, बड़ा वाईफाई, उसका भी अब सिस्टम वो बिल आ रहे हैं कि लाइट चली जाए कुछ भी हो तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें तो सुबह शाम तक क्लास होती है तो हमें तो सिस्टम रखना ही पड़ता है। चल भाई देखें, ये स्टेटमेंट के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि फाई हर एक सेट का सबसेट होता है और कोई भी इवेंट सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस होती है। ये भी इंफॉर्मेशन है कि अगर कोई एक सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट है तो पहले वाले सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स दूसरे वाले सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट से लेस होते हैं। अच्छा, तो इसी बात को मैं मैथमेटिकल यहाँ पे लगाने वाला हूं, इसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करूंगा। कुछ लोगों को आता भी होगा, नहीं आता तो देखो कि हाँ, तो ऑब्वियस है एन ऑफ ई क्या हो जाएगा, वो लेसर आर इक्वल टू एन ऑफ एस होगा एंड ग्रेटर आर इक्वल टू कितना, एन ऑफ फाई हो जाएगा। मैं चाहता हूं प्रोबेबिलिटी की रेंज पता करना, तो प्रोबेबिलिटी होती क्या, एन ई अपॉन एन एस। इसके बाद मैंने पूरी इक्वेशन को एन ऑफ एस से डिवाइड कर दिया, एन ऑफ फाई, इसमें तो एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो ये जीरो हो गया, जीरो अपॉन समथिंग जीरो आ गया, ये P ऑफ E में कन्वर्ट हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट E इज एन ई अपॉन एन एस। ये सेम वैल्यू एन एस अपॉन एन एस कैंसिल आउट होके 1 आ गई, तो P ऑफ E जो आया वो लेसर आर इक्वल टू तो 1 हो गया, ग्रेटर आर इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया, ये पता चल गया। किसी भी इवेंट के अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी वो एक नंबर होगी जो 0 और 1, बात भी ऑब्वियस है, ये हमें रिक्वायरमेंट कब पड़ी, ये एक्चुअली में जो जुआरी लोग होते हैं ना, गैम्बलर, उनका गेम है, जो बैटिंग करते हैं, बैट लगाते हैं, उनका गेम है। देखते हो ना लोग, जब आईपीएल वगैरह होता है या कोई भी मैच होते हैं तो बैटिंग करते हैं, क्यों भाई, क्या बोलते हैं उसका, सट्टा लगाते हैं, तो सट्टा लगाने वालों का गेम है। जब एक टीम 9 मैच लगा, 10 में से 9 मैच जीत रही है, एक टीम एक ही मैच जीत रही, तो ऑब्वियस है 11वां मैच कौन जीतेगा, जिसने 10 में से 9 मैच जीते। तो ये उन्हीं का गेम है और इसी को मैथमेटिक्स में यूज किया जा रहा है। तो एक्चुअली में सुनो, ये जो अब आप कितने मैच जीतोगे, 10 मैच से तो ज्यादा नहीं जीत सकते हो ना भाई, ज्यादा से ज्यादा 10 मैच जीत सकते हो, तो फिर ये 1 हो जाएगा, उससे ज्यादा हो नहीं सकता। अरे बोलो ना भाई, कोई भी टीम जितने मैच वो प्ले करेगी क्या उससे ज्यादा मैच जीत सकती है, नेवर। तो ऑब्वियस है ये 1 से तो लेस ही आएगा, 1 हो जाए कि मैच ऑलवेज जीते। जैसे मैं बोल दूं कि ब्राजील, ठीक, और कानपुर का मैच हो रहा है, कानपुर का, अरे कानपुर की टीम खेलती ही नहीं है, अरे बोलना तो ब्राजील तो मैच जीतेगी, तो ये श्योर इवेंट हो गई क्योंकि उसकी टीम ही नहीं। इंडिया की बात करता, पाकिस्तान, चाइना, जो भी टीम है, रसिया, उनकी बात करता, तो फिर देखना पड़ता हमको। चलिए छोड़े, तो ऑब्वियस है कि ब्राजील कानपुर वालों को तो हरा ही देगी, क्योंकि उनको एबीसीडी नहीं पता। चल छोड़ो, फालतू की बात नहीं भाई। तो किसी भी इवेंट के अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी ना ही निगेटिव होगी, क्योंकि दोनों ही नंबर हैं, आप कितने मैच जीतते हो ये भी नंबर है,
ऐसा तो मैं बोल नहीं सकता कि मैं -7 मैच जीत गया। बंद कर भाई। क्या लिख रहा है भाई? ये हटा बेटा, फिर मैं कल से बंद कर दूंगा, पढ़ाऊंगा ही नहीं, याद रखना। मैं ये भी कर सकता हूँ, कोई इसमें लिख भी नहीं पाएगा। बहुत गधे हो यार तुम लोग, क्या बता, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। क्या लिखा भाई इसमें? मुझे कुछ लिख ही नहीं पा रहा है, समझ ही नहीं पा रहा हूँ। चलिए बोलो बेटा, कुछ बोलना, सुनाई पड़ेगा मुझको। ऐसे मुझे दिखता नहीं, क्योंकि मैंने खुद लिखा है, आपने पता नहीं क्या लिखा। तो किसी भी इवेंट के अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर आर इक्वल टू 0, लेसर आर इक्वल टू 1। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हाँ करता हूँ भाई, 2 मिनट में छोड़ता हूँ बेटा, 2 मिनट में। तो चलो भाई, आज के लिए इतना बहुत है, बाकी कल मिलते हैं, क्लास ओवर। हाँ यार प्रज्ञेश, क्या बोल रहे थे आप? आवाज ही नहीं आ रहा था मेरे को। क्यों भैया, क्यों नहीं आ रही थी आवाज आपको? क्या पता। और ऑटोमेटिक बाहर फेंक रहा था। क्या हो रहा था? बाहर फेंक रहा था मेरे को। तुम्हें कहाँ से बाहर फेंक दिया इसने? नेटवर्क नहीं है यहाँ पे थोड़ा तो। तो एक्चुअली में होगा क्या, तुम्हारे यहाँ बारिश वगैरह तो नहीं हो रही? हाँ हो रही है बारिश। हाँ इसी वजह से होगा ना भाई। हम्म। और हमारे यहाँ तो 20 Mbps का लगाया है भाई, बहुत भयंकर स्पीड है। हमारे में तो कोई हाँ टेंशन होनी नहीं चाहिए। 20 Mbps बहुत होता है। हाँ चलो भाई। हाँ तो सर, इंटीग्रेशन का। क्या बेटा? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पूछना है, पूछो भाई। क्लास कब लोगे? दूंगा भाई, तू खा तो ले पहले बेटा। आप लोग चाहो तो क्विट कर सकते हो, हैं किसी का कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। जैसे प्रज्ञेश, बोल भैया क्या क्वेश्चन है आपका? नहीं मेरा क्वेश्चन कोई। तो भाई क्यों मुंह मुंह फुला रहा था, बोल जल्दी बोल। प्रथमेश, क्या बोल रहे थे आप? नहीं सर, कुछ नहीं। नहीं, प्रथमेश की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये चला गया क्या अपना? क्या ना बेटा, ये मत लिख भाई, ये सब बंद कर सकता हूँ मैं, लेकिन तुम लोग फिर अपनी बात कैसे लोगे? सबको अधिकार है, लेकिन ये सब नहीं भाई। क्या नाम? प्रथमेश चला गया लगता है। सर गया। प्रथमेश आया, आ गया। क्या प्रतीक? आ गया भाई प्रथमेश। तो प्रथमेश यार, तुम्हारा प्रोबेबिलिटी कल से शुरू होगी है, आज थोड़ा जरूरी था। तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ाई? हेलो। हाँ पढ़ा है सर। हाँ ये आपको आता भी होगा। और क्या पढ़ना है भाई मैथ्स में तुमको? थोड़ा अलग से भी टाइम दूंगा तुमको, 40-45 मिनट तुम लोगों को। बोलो भैया। प्रथमेश। हाँ सर, लॉजिक। लॉजिक तुमको पढ़ाया तो था मैंने यार, भूल गए क्या? चलो पढ़ा दूंगा। एक तुमको लॉजिक पढ़ाना है बेटा, मत उदय, वेक्टर और प्रोबेबिलिटी है, मैट्रिसेस, मैट्रिक डिटर्मिनेंट भाई, कुछ पढ़ लेना अपना, उसमें क्या है। तो तुमको मैं इस बैच में तुमको आना ही है भाई, है। और ये नंबर ऑफ सबसेट्स कौन जानना चाहता है भाई? कितना होता है? कितना होता है भाई? अगर ए कोई फाइनाइट सेट है तो 2⁻n होता है, बस हो गया, आप मत लिखना बच्चे हैं। तो कहानी क्या चल रही थी भाई हमारी? प्रतीक, अन्ना, हाँ सर। बताओ यार क्या पढ़ाएं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में कुछ और पढ़ना है तो। मैथ्स में तो मैं मान लो बोला कि पढ़ा दूंगा जो भी बोलोगे, है ना। केमिस्ट्री फिजिक्स में कौन कौन टॉपिक तैयारी कर रहे बॉन्डिंग हो? सर। हाँ चल रही। तैयारी चल रही कि नहीं चल रही? हाँ सर। क्या क्या तैयारी चल रही है? अभी फिजिक्स में सर्कुलर चल रहा है। सर्कुलर मोशन है अभी, वही चल रहा है 11th का? नहीं, फिर से
प्रैक्टिस के लिए। रिवीजन चल रहा है। हम्म। कोई टेस्ट सीरीज वगैरह लगाए हो कि नहीं लगाए हो? एनटीए अभी नहीं वगैरह लगाया। एनटीए अभी की नहीं। लगा लेते यार, एनटीए खुद चल रही ना, हाँ इसलिए सर। मैंने नहीं बोला। तो उसको लगा लो, अपना प्रैक्टिस करते रहो। या कहो तो मैं पेपर बना के भेज दूं, मैंने भी कई भेजे थे। हाँ ईमेल पे भेजा आपने। हाँ, कहो मैं डेली एक पेपर बना के भेज दूं, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है। तो कोई बात नहीं, कल बात करता हूँ प्रतीक भाई आराम से तुमको, है या फोन हाँ फोन सर। करूंगा मैं। प्रथमेश तुम भी टेंशन मत लेना, कल से इसमें अपना टॉपिक शुरू हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी। हाँ 4 सर। लेक्चर अगले 5 लेक्चर में खत्म कर दूंगा, मुश्किल से 5 लेक्चर, याद रखना। हाँ, ईद मुबारक हो भाई, है ईद सर मुबारक हमारी हो क्लास बेटा। कल भी होगी? इसकी बच्चे, हमारी सर कल ईद है हाँ ना? कल ईद है आपकी। जी। अब ईद तो डेली मना रहे हो आप, इस समय घर में रहते हो। sacrifice है। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, कल छुट्टी तुम्हारी है। जी सर। कल परसों लेकिन होगी, है, टाइम खराब मत जी करो भाई। ओके बेटा, जी सर। बाय। तो मीटिंग में ऑफ करता हूँ भाई, है, क्लास ओवर।